वो शेर आनंद की गर्दन काटने के लिए अपना दांत निकालता है, लेकिन तभी आनंद अपने हाथों में आए राइफल को उस शेर के मुंह पर घुसा देता है। अपनी तरफ आए इस अनएक्सपेक्टेड वार से वो शेर थोड़ा पीछे हट गया। मौका भांपकर आनंद उस शेर की आंखों को निशाना करके गोली चला दी। आंखों में गोली लगने की वजह से वो शेर दर्द से चीख पड़ा और जमीन पर गिर गया, लेकिन आनंद ने उस शेर को तभी भी नहीं छोड़ा। वो उस शेर के शरीर पर लगातार गोली चलाता रहता है और हर एक गोली लगने के बाद मेटल से मेटल टकराने की आवाज पूरे गुफा के अंदर फैल जाता है। आनंद समझ गया कि इस दरिंदे को मार पाना उसकी बस की बात नहीं है, इसलिए आनंद उस गुफा से निकल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे कुछ संतरे के पेड़ दिखाई दे। इन दिनों मांस खा खाकर उसका मुंह खराब हो गया था। समय आ गया कि कुछ फल खाए जाए, इसलिए आनंद पेड़ से संतरे तोड़ने लग जाता है। एक दो संतरे खाकर उसकी मानो शरीर में फिर से जान आई, लेकिन उसके पीठ में बहुत दर्द हो रहा था। वहाँ से तभी भी धीरे धीरे ब्लीडिंग हो रहा था। आनंद ने अपने बैग से कुछ एंटीसेप्टिक निकालकर अपने शरीर के घाव पर लगाता है। कुछ देर आराम करने के बाद वो फिर से किसी बस्ती की खोज में चलता है। वो शेर उसका पीछा नहीं कर रहा था, इसलिए वो निश्चिंत था। एक दिन लगातार चलने के बाद उसे एक खाई दिखाई दी, जिसके नीचे एक नदी बह रहा था। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि वो उस नदी को पहचान नहीं पाया। वो खाई के ऊपर खड़े होकर इस सुंदर दृश्य का मजा ले रहा था। आनंद जोर जोर से सांस लेता है और अपनी शरीर के अंदर ताज़ी हवा खींच लेता है कि तभी उसे पीछे से एक धक्का महसूस हुआ और वो खाई के नीचे गिर पड़ा। जब आनंद खाई से नीचे गिर रहा था तब वो अपनी आंखें ऊपर की तरफ करता है और देखता है कि उस जगह पर वो शेर सीना ताने खड़ा है। थोड़ी देर बाद झपाक और फिर सब कुछ अंधेरा। आनंद ने जब अपनी आंखें खोला तब वो खुद को एक बेड पर लेटा हुआ पाया। उसके हाथ पैर और माथे पर बहुत सारे बैंडेड बंधा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी मौत को छूकर आया हो। आनंद अपना नजर चारों तरफ घुमाता है और उसे एक नर्स अपने सामने खड़ी हुई दिखाई देता है। आनंद बहुत ही धीमी और कमजोर आवाज में कहता है, मैं कहाँ हूँ? लेकिन आनंद का आवाज वो नर्स सुन नहीं पाई। तभी आनंद को सब कुछ याद आया, कैसे वो खाई में गिर गया था। अरे नहीं, कैसे उसे खाई से गिराया गया था। उसे सब कुछ एक ही झटके में याद आ गया। आनंद बहुत ही दर्द से अपना हाथ और पैर हिलाता है। आनंद के हाथ पैर की मूवमेंट को देखकर वो नर्स आनंद के सामने आई और उसे शांत रहने को बोली। वो नर्स जल्दी रूम के बाहर चली गई और कुछ देर बाद एक डॉक्टर को लेकर आनंद के सामने आई। वो डॉक्टर कुछ देर आनंद को अच्छे से चेक किया और फिर हंसते हुए कहा, मिस्टर जोशी, आप फिक्र मत कीजिए, आप अभी डेंजर जोन से बाहर हैं। वैसे तो बहुत ही सीरियस इंजरी था, लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। यू आर कम्प्लीटली सेफ। ओह हाँ नर्स, इनके घर वालों को कांटेक्ट करो और बोलो कि मिस्टर जोशी का सेंस आ गया है। इतना कहते ही डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर बाद वो नर्स भी रूम से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद वो नर्स एक औरत और एक बच्चे के साथ वापस आई। वो लोग कोई और नहीं थे बल्कि आनंद का वाइफ और उसका 16 साल का लड़का शिवा था। उन लोगों को लाने के बाद वो नर्स वहाँ से चली गई और कुछ ही पल बाद आनंद की वाइफ रोने लगी। कुछ समय बीतने के बाद आनंद उसकी वाइफ से पूछता है कि ये कौन सी जगह है, तो जवाब में उसने सिर्फ इतना कहा, मेघालय क्योर किड हॉस्पिटल। कुछ देर खामोश रहने के बाद आनंद कहना चाहता था कि वो यहाँ पर कैसे आया, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही आनंद की मिसेस उसे बोलता है कि वो कृष्णोई नदी के एक घाट में जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। कुछ गांव वालों ने उसे इस हॉस्पिटल पर ले आए और पुलिस को कांटेक्ट भी किया और आनंद लगातार 7 दिनों से बेहोश था। उसे बहुत ही गहरी चोट आई है। आनंद का सारा शरीर दर्द से दुख रहा था, लेकिन फिर भी उसे खुशी थी कि वो उस जगह से निकल आया है। 2 महीने हॉस्पिटल पर बिताने के बाद आनंद अपने घर लौट गया। जो कुछ आनंद के साथ हुआ था, इसके बाद वो शिकार करना बंद कर दिया। आनंद को कई लोगों ने कई बार पूछा था कि ये कैसे हुआ, लेकिन आनंद किसी को सच्ची बात नहीं बताई, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो किसी के सामने फेस टू फेस ये बात करेगा तो लोग उसे जरूर कोई पागल समझेंगे। कुछ साल बीतने के बाद जब सबके मन में ये घटना पूरी तरह से मिट गया था, तब आनंद अपनी शिकार की घटना इस वेबसाइट पर अपलोड करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो दुनिया सिर्फ उस पर ही सीमित रहे। आनंद का आर्टिकल कुछ लोगों को सही लगता है और कुछ लोगों को गलत, लेकिन आनंद का आर्टिकल छापने के बाद बहुत से लोगों ने उसे भला बुरा कहने लगे। अच्छी कहानी बना लेते हो आप भाई साहब, कहानी हो तो आपके जैसे। क्या कहानी है भाई? अरे शिकारी हो तो आपके जैसे। अबे इसे शिकारी किसने बना दिया? इसे तो लेखक होना चाहिए। इस तरह के लाखों कमेंट्स उस आर्टिकल के नीचे था। रात के 1:45 बज रहा था। आशीष अपने कंप्यूटर को बंद किया और घड़ी की तरफ देखा। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। उसके मन में हजारों रंगीन पुलाव बुन रहे थे, लेकिन वो बहुत ही थक गया था, इसलिए वो ना आओ देखा ना पाओ सीधा जाकर बिस्तर पर लेट गया। रात को उसे एक अजीब सा सपना दिखाई दिया। वो अपने सामने एक छोटी बच्ची को बेड पर लेटा हुआ पाया। देखने से लग रहा था कि वो कोई राजकुमारी या फिर ऐसा ही कुछ हो, लेकिन वो जगह कौन सा था? आशीष अच्छी तरह से अपना नजर चारों तरफ घुमाया और समझ गया कि हो ना हो ये शायद ही कोई राजमहल ही होगा। आशीष बेड पर सोई राजकुमारी की तरफ अच्छे से देखा। गौर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो कोई चेहरा नहीं बल्कि कोई चांद का टुकड़ा हो। लेकिन ये क्या? उसके माथे पर पट्टी क्यों है?
आशीष बहुत ही कॉन्फ्यूज था। पहले तो उसे ये अजीब सा सपना आया और आया भी है तो ये क्या भाई। आशीष थोड़ी हिम्मत करके अपनी कपकपाती हाथों से उस लड़की के माथे पर हाथ रखा। जैसे ही वो उस जगह पर हाथ रखता है उसे तुरंत ही अपना हाथ पीछे करना पड़ता है, क्योंकि वो जगह शायद गर्म लोहे से भी ज्यादा गर्म था। हाथ हटाने के बाद भी आशीष के हाथ में दर्द हो रहा था। आशीष एक टक उस लड़की के मुंह की तरफ देख रहा था। उसे उस लड़की की शक्ल पर एक अजीब सा अपनापन नजर आया। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही बेसहजी महसूस हो रहा था। वो बेड पर से उतरा और उस जगह को तलाशने लगा। जब आशीष उस कमरे से बाहर जाने वाला था तब एक बड़ा सा पंछी गेट पर आकर रुक गया और उसके पथ को रोक लिया। लेकिन आशीष जानता था कि ये कोई हकीकत नहीं बल्कि एक मामूली सा सपना है, इसलिए वो उस बड़ी सी पंछी को इग्नोर करके बाहर जाता है। लेकिन जैसे ही आशीष ने अपनी कदम आगे बढ़ाई उस पंछी के मुंह से एक अजीब सा आवाज निकलना शुरू हो गया। वो आवाज इतनी ज्यादा और भयानक थी कि आशीष को अपने कान ढकने पड़े। उसे उसके कानों पर तेज दर्द होना चालू हो गया। आशीष वहाँ से भागकर उस बेड के ऊपर जो बिस्तर रखा था उसके अंदर अपना सर घुसा दिया, लेकिन फिर भी वो आवाज आशीष के कानों को चीरता गया। कुछ देर बाद वो आवाज अपने आप ही बंद हो गया। आशीष थोड़ा हिम्मत करके अपना सर उठाता है और देखता है कि उसके कानों से खून बह रहा था। आशीष उस पक्षी की तरफ देखता है। वो पक्षी उसकी तरफ घुड़े जा रहा था। अचानक से उस पक्षी ने बात करना चालू कर दिया। तुम्हें राजकुमारी सोफिया का ध्यान रखना है, वो बहुत ही कमजोर है, सिर्फ तुम ही उन्हें ठीक कर सकते हो। उस पंछी के मुंह से आवाज सुनकर आशीष हक्का बक्का रह गया। मैं भला कैसे? मतलब कैसे? राजकुमारी के साथ रहो और उनकी खोई हुई अमानत उन्हें लौटा दो। खोई हुई अमानत? मुझे नहीं पता आप कौन सी चीज की बात कर रहे हो, लेकिन मैं सच में कुछ नहीं जानता। झूठ मत बोलो, राजकुमारी की ताबीज तुम्हारे पास है। उस पक्षी की बात सुनकर आशीष को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो डरते हुए कहता है, भला मैं कैसे कोई चीज आपको दे सकता हूँ? मेघालय आओ, सब कुछ धीरे धीरे पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन मैं आशीष कुछ कहने ही वाला था कि तभी आशीष का सपना टूट जाता है और वो अपने आप को बेड में सोया हुआ पाता है। आशीष पसीने से पूरा भीग गया था। बाहर काफी ज्यादा ठंडी थी, लेकिन फिर भी घर के अंदर सोए सोए आशीष को पसीना आना चालू हो गया। आखिर ये कैसा सपना है और ये राजकुमारी सोफिया कौन है? आशीष सोए सोए सोचता रहता है, मुझे मेघालय जाना ही होगा, लेकिन मुझे आनंद जोशी जी से पहले मिल लेना होगा। हो ना हो उन्हें इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही होगा और मुझे अपने दोस्तों से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। आशीष गहरी सोच में डूब जाता है। क्या आशीष मेघालय जाएगा? क्या होगा जब आशीष और आनंद एक दूसरे के आमने सामने होंगे? क्या आशीष उस राजकुमारी के बारे में जान पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए अनजानी गुफा।